Is your wedding upcoming? Are you an aspiring photographer? Are you a senior photographer? So you shouldn't miss this podcast, because in this podcast we are talking with Mr. Abhishek Gore regarding this all wonderful topics. What a client should look in a photographer, what should a photographer should do in his life to get a great results in his wedding work. Start the podcast with Mr. One and only well-known photographer, Mr. Abhishek Gore. अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। ये हमारी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट स्पेशली जो कपल्स जो अपनी शादी के लिए फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं और जो नए या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी फील्ड में है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो हम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिषेक जी हमारे पहले पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू अर्चित जी, मुझे चांस देने के लिए आपके वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि मुझे आज आपके पॉडकास्ट पे बोलने का मौका मिल रहा है एक हमारे इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू फॉर दैट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको शुभकामनाएं दी। आगे मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया में इतनी सारी फील्ड्स थी, फिर भी आपने वेडिंग फोटोग्राफी को एज योर करियर चूज़ किया, जो कि बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, एक स्ट्रगल वाली फील्ड है। फिर आप लोगों को उसको चूज़ किया, कुछ तो आपका बैक ऑफ द माइंड कुछ थॉट प्रोसेस होगा या आपने कुछ सोचा होगा, तो ज़रा आप वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सी चैलेंजिंग तो नहीं लगा मुझे कभी भी। हाँ, स्ट्रगल था डेफिनेटली। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया जब मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था, जब मैंने डिसाइड किया आई वांट टू बिकम अ वेडिंग फोटोग्राफर। सो उस टाइम पर इतने स्कोप नहीं थे। मतलब डेफिनेटली मैं ये इंडस्ट्री में एंटर हुआ जस्ट मेरे मामा जी ये इंडस्ट्री में एक वेल नोन फोटोग्राफर थे और उनसे इंस्पायर होके मैंने सोचा था कि मैं मतलब उनके साथ में कुछ काम करूँ और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। बट चैलेंजिंग मैं इसको इतना नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने जो मेरा हर्डल्स था उसको कम करने में मुझे काफ़ी हेल्प किया। जैसे मेरे मेंटर्स हैं लाइफ में, मेरे मामा जी हैं, तो उनके साथ में मैंने काम किया काफ़ी। मेरे मामा जी जहाँ पे पहले काम करते थे तो मेरे बॉस है वो भी, मैंने भी साथ में उनके साथ में जॉब किया काफ़ी सर। तो इन सब लोगों ने मेरी लाइफ को काफ़ी आसान किया। तो इस वजह से मुझे हर्डल वाला फील नहीं आया कभी भी, या चैलेंज वाला फील नहीं आया। बट डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। आपको किसी भी इंडस्ट्री में आपको एंटर होना हो तो आपको हार्ड वर्क के बिना तो आपको कोई स्कोप ही नहीं है। रही बात वेडिंग इन फोटोग्राफी क्यों, तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा कोई और ऑप्शन होता है। क्योंकि जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी करना उस टाइम पर ना फोटोग्राफी बहुत एक लिमिटेड पैच था। तो जब भी मतलब आज बहुत सारे जॉनर्स अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो गया, फैशन हो गया, तो तभी भी ये सब चीज़ था पर हमारे नॉलेज के बाहर ही था वो चीज़। क्योंकि मेरे मामा जी एक वेडिंग फोटोग्राफर थे तो बड़ा ऑब्वियस है कि मेरे लिए वो एक फोकस पहले वही पर था, तो उनको असिस्ट करते हुए मैंने वो जॉनर ही सिलेक्ट किया पहले। बट कुछ साल इसमें स्पेंड करने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, डेफिनेटली इसके अंदर और जॉनर्स भी हैं, या मैंने शायद कहीं पे फोटोग्राफी के लिए उतना एजुकेशन ग्रास्प नहीं किया था। तो मैंने शायरी अकेडमी जो गिरीश मिस्त्री सर की है और उसमें मैंने 2 ईयर्स का डिप्लोमा ज्वाइन किया जो फुल टाइम फोटोग्राफी कोर्स है। तो उसके बाद मुझे जेन्युइनली मालूम पड़ा कि वेडिंग फोटोग्राफी मतलब फोटोग्राफी जो हम लोग सोचते थे ना कि इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टिल वेडिंग या ऐसा कुछ था मेरे माइंड में, तो वो एकदम ही ओपन हो गया मेरे लिए। बिकॉज वहाँ पे हर जॉनर था और जहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स साथ में थे जो स्टूडेंट वहाँ पे थे, तो उनके साथ में काम करते करते मैं समझते गया कि भाई नहीं, स्ट्रीट फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिर फैशन हो गया, वाइल्ड लाइफ है, इंटीरियर फोटोग्राफी है, अंडर वाटर फोटोग्राफी है, एरियल फोटोग्राफी है। मतलब इतने सारे जॉनर्स हमारी इंडस्ट्री में अवेलेबल है मुझे पता ही नहीं। तो थैंक्स टू गिरीश सर कि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भी बहुत कुछ होता है। क्योंकि हम देखते थे मैगजीन में फ़ोटोज़, तो ये वो अच्छा फैशन शॉट है, बट तभी ये इतनी अक्ल नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया आई वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। तो उस टाइम पे सिर्फ ये था कि भाई कुछ काम कर रहे हैं, असिस्ट करते करते सीखने मिल रहा है होता। और जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था उस एज में शायद इतना कोई एक्सप्लोरर भी देता नहीं था। आज बहुत अच्छा है जो नए यंगस्टर एंटर हो रहे हैं हमारे फील्ड में, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट हमारे वक्त पे वैसे था ही नहीं। तो रही बात मेरे ये प्रोफेशन सेलेक्ट करने का, वो एक ही था कि मुझे एक इंस्पिरेशन सोर्स थे मेरे मामा जी
जिनसे मैंने फोटोग्राफी सीखने का इच्छा मैंने मतलब एक एक्सप्रेस मेरा जो था एक्सप्रेशन था उसके रिगार्डिंग वो यही था कि मेरे मामा जी एक फोटोग्राफर हैं, उनको देख के मैं हमेशा सोचता था कि नहीं मैं अच्छी फोटोग्राफर बनना चाहूँगा, अच्छा फोटोग्राफर। लेकिन फिर इस इंडस्ट्री में एंटर होते होते धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने। एक मौका मिला मुझे बोलने के लिए अपने ऑडियंस के साथ में। तो यही था मतलब मेरा फोकस ऑफ एंटरिंग इनटू फोटोग्राफी एंड मेरा बेस वाज वेडिंग। इस वजह से मेरा आज भी मेरा मेजॉरिटी जो मेरा फोकस ऑफ बिजनेस है वो फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी ही है। बाकी हम लोग एज अ टीम आज हम लोग कमर्शियल शूट भी कर रहे हैं, हम लोग इंटीरियर फोटोग्राफी भी करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी करते हैं। हर जॉनर हम कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल नेवर से कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर नहीं हूँ। मैं आज भी मैं हार्ड कोर वेडिंग फोटोग्राफर ही हूँ। देखिए अभिषेक जी, आपकी स्टोरी मुझे मेरी स्टोरी तो बहुत रिलेटेड लगी। मैंने भी 16 ईयर्स की एज में चालू किया। मैंने भी फॉर्मल 3 डिग्रीज की, फोटोग्राफी की, एल एस रहेगा से की, वीडियोग्राफी की डिग्री की, प्लस मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, प्लस PGDM MBA किया। तो मैं आपसे बहुत कुछ अपने आप को कंपेयर कर पा रहा हूँ। आज जैसे आपको एक डिकेड हो गया है फील्ड के अंदर और आपने जो बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, आप जो एक बहुत वेल नोन एसोसिएशन है MPG, उससे भी आपने बहुत सारे अपने सेमिनार्स डिलीवर किए और मैं मेरी फॉर्चुनेट मुझे वहाँ आने का चांस मिला था और वहाँ ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो अब जरा फोटोग्राफी के अंदर और डीप डाउन करते हैं। जैसे आपका वो टाइम जो सेमिनार था इट वॉज रिगार्डिंग लाइटिंग, और जो आपकी फोटोग्राफी बोलती भी है अपने फोटोज को देख के कि अभी यूनिक लाइटिंग करते हैं, ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सन को अगर मस्त शाम का फोटो बनाने की ताकत रखते हैं, जो बहुत यूनिक है, हर कोई नहीं कर पाता। इवन आज मैं भी 8 साल से फील्ड में हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो कंसेप्ट ऑफ फोटोग्राफी है विच इज़ वेरी यूनिक, वो हमने कैसे डेवलप किया? जैसे कि हमने कहा कि बहुत सालों से ये फील्ड में एंटर हो गया था, तो फोटोग्राफी वाज लाइक नहीं बोलूँगा कि मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टाइल या ऐसे बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि फोटोग्राफी एक आर्ट है। अब एक आर्टिस्ट है वो हर बार कुछ नया करने की ट्राई करता है, तो बस उसी चाह में मैंने अपनी एक स्टाइल डेवलप करने का ट्राई किया। तो जिससे जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने शारी एकेडमी में मैंने मेरा कमर्शियल डिप्लोमा किया, तो उसके पहले जब मैं फोटोग्राफी करता था तो इट वाज वेरी सोबर सटल फोटोग्राफी में करता था। शारी में कोर्स करने का मुझे एक बेनिफिट मिला कि मुझे कुछ बोलते ना एक आउट ऑफ द बॉक्स जाने का एक जरिया मिला, जिसके वजह से आई स्टार्टेड यूजिंग स्ट्रोब लाइट्स, या कहे तो फैशन जब हम कर रहे थे तो उस टाइम पे मालूम पड़ा कि पावर पैक्स यूज़ करके हम आउटडोर में लाइट्स यूज़ करते थे। पहले तो हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे थे, जब भी कर रहे थे तब ऐसा था ना कि फ्लैश यूज़ करते थे कैमरा के ऊपर, और तभी वो ऑफ कैमरा ट्रेंड बहुत कम था। तो उस टाइम पे जब मैंने शादी में ये ट्राई किया, जब फर्स्ट टाइम एक मॉडल के साथ मैं शूट कर रहा था, मैंने बकायदा मेरे वो कोर्स का पार्ट था, उसके अंदर मैंने वो ट्राई किया, तो आई रियली लाइक द आउटपुट जो आ रहा था। और तब मुझे लगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, तो हम अगर ये चीज़ वेडिंग में करें तो हमको डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। और लकीली मुझे एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलता रहा क्लाइंट्स की तरफ से भी, कि जब क्लाइंट भी बहुत मतलब सपोर्टिव थे कि कुछ हम अलग करना चाह रहे थे तो वो भी सपोर्ट करते थे। तो वो वजह से मुझे ये सब करने का मौका मिला। और लाइटिंग तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइट एंड शेड। सो अगर बहुत लोग बोलते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं तो अवेलेबल लाइट में फोटोग्राफी करें तो कैंडिड, बट और फ्लैश फोटोग्राफी करें तो वो ट्रेडिशनल। ये एक मिसकंसेप्शन है माइंड में लोगों के। मैं ये मानता हूँ कि फोटोग्राफी में ट्रेडिशनल या कैंडिड कुछ होता ही नहीं है। आपका क्रिएटिव जो वे ऑफ डिलीवरिंग योर क्लाइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक स्टाइल डेवलप करने का ट्राई किया कि विद स्ट्रोब लाइट्स, और लकीली अभी आज का बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जो हमारे लिए हमारा लाइफ ईजी करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बैटरी ऑपरेटेड लाइट दे दी है। पहले के ज़माने में हमको बड़ा पावर पैक कैरी करना पड़ता था, अब वो ईजी हो गया कि हम उसके ऊपर फ्लैशेस जो बैटरी ऑपरेटेड फ्लैश है, ट्रिगर्स अवेलेबल है, जिससे हम आउटडोर में जाके ओवर पावरिंग सन कर सकते हैं। जो आपने जैसे बोला कि हम फोटो को दिन में, हम फोटो को शाम का फील लेने का ट्राई करते हैं, उसको एक्चुअली वो टेक्निक को बोला जाता है ओवर पावरिंग द सन, जो हमको सर ने सिखाया था। आज उसको बहुत अलग अलग तरह से बोला जाता है, बट इसका एक्चुअल जो एक एंशिएंट वर्ड अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको है कि ओवर पावरिंग द सन व्हेन यू आर शूटिंग अ सब्जेक्ट। It might be against the sun or maybe facing the sun, but if you're using a high power field, अगर आप यूज़ करते हो
तो आपको सिर्फ कैमरा के जो कैलिब्रेशन जो होता है ना, टेक्निकली जो आपको कैमरा सेटिंग्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना होता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। और आपके पास एक पावरफुल फ्लैश होना चाहिए। अगर आपको का जेन्युइनली अच्छा पावर का सोर्स रिक्वायर्ड है, तो जितनी पावरफुल फ्लैश होगी उतना आपके पास कंट्रोल ज़्यादा रहेगा सब्जेक्ट को लिंक करने के लिए और बैकग्राउंड को डाउन करने के लिए। तो ये टेक्निक जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तब टेक्निकली अगर आपको बोलूँ तो उतनी एफिशिएंट फ्लैशेस अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। तो मैंने बहुत कुछ जुगाड़ किया उस टाइम पे कि वायरलेस सेंसर आते थे, फ्लैश के ऊपर चिपका रहे पड़ते थे सेंसर, जो स्लेव टाइप बोलते थे पहले। फिर वो छोटा ट्रिगर को कनेक्ट करके वो स्लेव को रख के मैंने पहली बार उसको ट्राई किया। तो उस टाइम पे इतना मेरे पास कंट्रोल नहीं था कि मैं ओवर पावरिंग सन कर पाऊँ विद द यूज़ ऑफ बेसिक फ्लैशेस। तो मैंने उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में ट्राई किया, बिकॉज जब मैं ये चीज़ कर रहा था तभी मैं एक स्टूडियो फोटोग्राफी करता था। तो स्टूडियो में मेरा लाइट कंट्रोल अच्छा था कि सब्जेक्ट के कौन से एंगल पे क्या लाइट देना चाहिए, कैसे अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ मैंने आउटडोर में ट्राई करना स्टार्ट किया, बट डेफिनेटली ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट मुझे जो बेसिक फ्लैशेस अवेलेबल थी उससे करना पड़ रहा था। तो मैं ट्राई करता था कि मैं ज़्यादातर हार्ड सन में ना जाऊँ, जहाँ पे थोड़ा शेडी एरिया पे जाऊँ, वहाँ पे मैं करता। तो इस तरह से करते करते मैंने अपना स्किल को डेवलप किया विथ मास्टरिंग द फ्लैश टेक्निक्स बेसिकली। और बाद में जैसे मार्केट में अच्छे ऑप्शंस आते गए, मैं अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करते गया और उसको और बेटर बनाते गया। और मैं ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं रखूँगा कि मैंने जब लाइट्स को यूज़ करना चालू किया, तब मैं एक फोटोग्राफर थे, मतलब अभी मैं काफ़ी टाइम से उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे वगैरह वो अवेलेबल नहीं है, बट ओस्मान गनी उनका नाम है। और उनकी फोटोग्राफी स्टाइल को मैंने काफ़ी रेप्लिकेट करने का ट्राई किया, बिकॉज सी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करता है और किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेता है, तो मैं भी उसी में से एक हूँ। मैंने बहुत उनको ट्राई किया, ट्राई द सेंस मैंने उनको बहुत फॉलो किया और उनकी स्टाइल को अडॉप्ट करने का मैंने कोशिश किया, जिसकी वजह से मेरी फोटोग्राफी बहुत इंप्रूव हुई। तो उनकी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग थी जो, चाहे वो डे लाइट में हो, चाहे वो किसी एक पैलेस के अंदर वेडिंग कवर कर रहे थे वो, तो उनका एक स्पॉटलाइट्स टाइप का उनका एक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी था उनका, जो कि वो एक कपल पोर्ट्रेट में एम्बियंस लाइट को डाउन करके एक अच्छा सा एक फील्ड क्लैश कपल पे यूज़ करते थे। तो वो देख देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। बट डेफिनेटली मेरे स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि वो कैसे करें, बट हाँ, वो फ्लैश यूज़ किया मुझे पता था, पर उसको लाइट को कंट्रोल कैसे करना, कैसे किस तरह से उसको स्पॉटिंग करना, तो ये सब चीज़ें तो मेरे R&D करते 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 किया। क्योंकि अभी जो मैं जो फ्लैश यूज़ कर रहा था वो बहुत ही बेसिक फ्लैश थी, उसमें वो स्पॉट नहीं हो रहा था, वो स्प्रेड होता था। तो अभी वो स्प्रेड को कंट्रोल कैसे करें, तो धीरे धीरे थोड़ा आइडिया आता है कि अरे यार चलो कुछ करते हैं कि डार्क बटर पेपर लेते हैं, या अपना जो एक आता है कार्ड पेपर आता है ब्लैक कलर का, वो लिया, लाइट के आगे वो उसको टेप करके वो कंट्रोल करके डायरेक्ट करता था लाइट को, सोर्स को, ऐसे किया। फिर धीरे धीरे जब हमने कुछ गैजेट आने लगे तो हमको समझ में आया कि अरे उसमें जूमिंग का ऑप्शन है, तो मैंने फिर वो जूमिंग ट्राई किया, तो मुझे वो स्पॉट का फील आने लगा। तो ऐसे करते करते अपने स्किल को डेवलप करते गया और फिर मार्केट भी समझते गया कि भाई ये चीज़ों का डिमांड वेडिंग में बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स ऐड होते गए। तो फिर कुछ कंपनीज आई जिन्होंने डिफ्यूजर्स बनाए, ग्रेड बनाए, वो हनीकॉम टाइप का ग्रेड आता है, तो वो करते गए, तो अपनी लाइफ धीरे धीरे ईजी होती गई। लेकिन सच बोलो तो ये हमने जब उसके पीछे मेहनत किया और देखा कि ये ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो फिर कंपनी को समझ में आया कि अरे यार ऐसा करने के लिए ये ऑप्शन जो हमारे पास बड़ी लाइट्स में है, जो वो हम अभी छोटे फ्लेक्सिबल पोर्टेबल लाइट्स में भी हम ये चीज़ देंगे तो लोगों का काम ईजी होगा। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जैसे काफ़ी सारे फोटोग्राफर जिन्होंने ये सब ट्राई किया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हुए करने वाला, बहुत से लोग हैं आज जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये चीज़ सबसे देख देख के सबने इंस्पायर किया और सब शुरू किया, तो कंपनी को रियलाइज हो रहा है कि ये करें। तो ये हमारे लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो गया आज के तारीख में। जब पहले ऑप्शन नहीं था हमने जुगाड़ ढूंढा, आज हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको बहुत बेटर वे से कर पाते हैं। तो बस यही था मेरा मतलब पॉइंट, के जब भी कुछ करना सोचा तो कुछ अलग करें और जो चल रहा है उससे थोड़ा सा ऑफ बीट ट्राई करें। जिसके लिए मैंने अपना स्टाइल को, जो फैशन और वेडिंग को मिक्स करके एक ट्राई किया मैंने, कुछ लाइट्स यूज़ करके और कुछ ट्राई करें, ओवर पावरिंग सन बोले चाहे उसको, चाहे आप एक क्रिएटिव पोर्ट्रेट लाइटिंग बोले। बट मेरा यही मानना था कि आज भी मानना यही है कि लाइट्स के बिना फोटोग्राफी करना इज़ लाइक हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट डेफिनेटली हर एक का अपना स्टाइल होता है, ये मैंने एक स्टाइल डेवलप किया था। अभिषेक जी, हम आपको कह सकते हैं योर फैशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेडिंग। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ
मेहनत की एक छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए, बट जो आपने बहुत बड़ी बना दी। तो यही एक महान आदमी की प्रतिभा भी होती है, और ये आपका बड़ापन है कि आप मानोगे नहीं, आप महान हो। दूसरा चीज़ देखिए, महान ये कोई नहीं होता है। क्या एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का रस था जो पहले दिन से, और आर्टिस्ट बन के रहना चाहता हूँ, महान आदमी नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं भी लुक टू करता हूँ, आप भी मेरे इंस्पिरेशन थे। जब मैंने फील्ड स्टार्ट की थी, जब मैंने काम शुरू किया था, तो यू आर समवन जिसको मैंने लुक थ्रू बहुत किया है। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा, चलिए फोटोग्राफी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टाइल ऑफ पॉइंट है, बट एक जो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे फोटोग्राफर्स को भी होता है और हमारे कपल्स को भी होता है, वो है एक फोटोग्राफर को कपल के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए, या उसका अप्रोच क्या होना चाहिए क्लाइंट के सामने, जिससे उसकी पर्सनालिटी खुल के आए, उसका एटीट्यूड अच्छे से दिखे, और क्लाइंट उससे ऑफेंड भी ना हो, और फोटोग्राफर को अच्छे आउटपुट मिले। बिकॉज जब एक फोटोग्राफर ब्राइड के रूम में जाता है, जब एक फोटोग्राफर ग्रूम के रूम में जाता है, जब एक फोटोग्राफर फैमिली के साथ होता है, बाकी जो भी लोग हैं, पंडित जी हो गए, इवेंट वाले हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, कैटरर हो गए, ये सब की ड्यूटी बहुत कम होती है और बहुत कम फ्रेम में दिखते हैं। फिर फोटोग्राफर ही ऐसा है जो पूरे शादी में इन फ्रंट ऑफ पीपल दिखेगा। तो उसके लिए आपकी सर क्या पॉइंट ऑफ एडवाइस होगी? बहुत अच्छा पॉइंट है। बट जैसे कि मैं अगर मेरा पर्सन, क्योंकि ये जो नेचर है वो हर किसी का अलग होता है, तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए या ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लाइंट से जब आपका अप्रोच होता है, वो हमेशा एक ऐसा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होना चाहिए, या आपको कपल से जलप होना ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है कि हम आज की तारीख में कोई भी वेडिंग है ना, वन डे बहुत रेयरली होती है। वेडिंग होती है मल्टीपल डेज की होती है, साथ में प्री वेडिंग भी हम कपल के हाथ में करते हैं। तो इसमें ना हम जब तक कपल से जब हम लोग मिक्स नहीं होते, कपल से हम जलप नहीं करेंगे, तो हमको वो पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं कपल गलत है या हम गलत है, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है, अगर हमारा जैसे कपल की केमिस्ट्री हम ढूंढते हैं एक फोटोग्राफी करते हुए किसी का या वीडियो करते हुए, वैसे एक फोटोग्राफर का भी केमिस्ट्री बैठना चाहिए क्लाइंट के साथ में, ताकि जी आपका एक बिहेवियर है, सर्टन स्टाइल ऑफ टॉकिंग टू समवन, इट शुड बी लाइक दैट। बट कैसा होता है कि हर किसी का एक स्टाइल ऑफ स्पीच होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट एक अप्रोच चेंज हो सकता है कि आप जब क्लाइंट से जब बात करते हो, तो हमेशा आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, ताकि सामने वाला क्योंकि सी क्लाइंट के दिमाग में बहुत कुछ चलता होता है उस टाइम पे। इट्स सी हम मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन क्लाइंट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मेरा इवेंट टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा ये सेटअप रेडी हुआ कि नहीं हुआ, डेकोरेशन कंप्लीट होने में कितना देर लगेगा, और या मेहमान आए हो क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलता है। तो हमारा काम ही होता है कि उनको उस टाइम पर उनसे अच्छा आउटपुट निकालना है। तो अगर हमारा अप्रोच है सर यहाँ पे खड़े हो जाइए और फोटो निकालना है हमको, तो ये नहीं हो सकता है। और वो भी समझेगा कि यार कितना रूडली बात कर रहा है। तो मैं हमेशा जिससे भी मैं बात करता हूँ, मेरी टीम भी है या मैं जिनसे मिलता हूँ, तो मैं हमारा वही अप्रोच होता है कि ऑलवेज बी अ काम पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लाइंट टाइम नहीं दे रहा है, हम कंप्लेन करेंगे ये हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमको सब समझना है, हम यहाँ पे काम के लिए आए। डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर सर्टन आउटपुट टू अ क्लाइंट, बट क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो उनके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फोटोग्राफी। तो मैं जब भी ये चीज़ डिस्कस करता हूँ क्लाइंट से, तो मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि ट्राई टू स्पेयर अ सर्टन टाइम फॉर फोटोग्राफर्स, एंड डेफिनेटली वी डोंट वांट टू चेंज योर इवेंट फ्लो। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फोटोग्राफी के लिए इवेंट का टाइम लेट हो रहा है। हाँ, क्लाइंट कभी कभी लेट हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत चीज़ें उनके पास करने के लिए होती है। तो हम ये ब्लेम गेम ना करते हुए हम क्लाइंट से हमेशा एक पॉजिटिव वे से अप्रोच करें, क्लाइंट के साथ में हम अच्छा बिहेवियर रखें। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो सामने वाला कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपके मुंह पे हमेशा जो स्माइल है, तो आपको कोई इस क्यों कोऑपरेट नहीं करेगा। सो पॉइंट मेन पूरे बात का एक ही मतलब ये पर्सपेक्टिव मेरा, अगर मेरे वैसे देखना चाहे तो, कि वी शुड हैव ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस व्हेन वी आर टॉकिंग टू क्लाइंट। वी शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। सो जैसे आपने बोला कि ब्राइड ग्रूम के रूम पे हमको जाना है, हमको फैमिली शूट करना है। तो अगर हम फैमिली शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फैमिली से स्टार्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि कवरिंग अ वेडिंग इज नॉट जस्ट ओनली फॉर द कपल। एक वेडिंग कवरेज जो हम करते हैं वो हम एंटायर फैमिली के लिए करते हैं। बिकॉज एक कपल जब वेडिंग प्लान करता है तो वो अकेला नहीं करता है प्लान, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई भाभी होते हैं, उसकी बहन होती है, उसके जीजा जी होते हैं, बच्चे होते हैं घर के। तो ये हर एक के लिए एक मेमोरेबल इवेंट है।
तो मैं कपल के बजाय मैं फैमिली के लिए इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ये बात कि ये सब ने मिलके एक वेडिंग को एक अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है। खुद कपड़े अपने लिए सिलेक्ट करते हैं ये। तो जब हम एक वेडिंग फोटोग्राफी करने जाते हैं तो हमारा एक फोकस ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एवरीवन फील हैप्पी। तो डेफिनेटली हमको हैप्पी मोमेंट्स ही कवर करने होते हैं। तो जब अगर हम सैड फेस लेके उनके सामने खड़ा देंगे कि यार ये टाइम नहीं दे रहा है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो वो तो काम बनने से रहा उधर वो अपना। तो उसके लिए जब हम एक स्माइलिंग अप्रोच से जाएंगे और सर 2 मिनट दीजिए, वी वांट टू क्रिएट अ बेस्ट मेमोरीज फॉर यू, एक ऐसा कुछ अगर अपना अप्रोच होगा ना, तो वो कितना ही बिजी होगा क्लाइंट, तो भी वो आपके लिए 2 मिनट तो निकाल ही लेगा। और वो 2 मिनट ट्राई कीजिएगा, उसका एक बेस्ट एक भी पिक्चर का बेस्ट निकाल लिया तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। और ये चीज़ वो बाकी के इवेंट में आपको और कोऑपरेशन बढ़ते जाते हैं। तो हमारा अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमको क्लाइंट से पॉजिटिव मतलब कोऑपरेशन मिलने वाला ही है। और रही बात कपल, तो कपल का तो आप समझ लीजिए कि उनके पीछे कितना कुछ है। टाइम पे एंटर करना है, टाइम पे रेडी होना है, आउटफिट पहना है, बराबर सेट हुआ कि नहीं हुआ ये, और सबको फ्रेंड्स को देखना है, फैमिली को देखना है। तो ये चीज़ें बहुत दिनों में चलती रहती है। तो मैं तो हमेशा कपल से फ्रेंडली रहने में बिलीव करता हूँ। जितना आप उनसे फ्रेंडली रहोगे उतना वो आपको ज़्यादा कोऑपरेट करेगा। और आप जो चाहते हो, बिकॉज सी क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो फ़ोटो निकालते हुए। तो जब आप उनको बोलते हो ना कि सर यहाँ पे आप रुकिए, तो आपका एक फ़ोटो मुझे लेना है यहाँ पे, तो उनको आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आपको वो फ्रेंडली है ना, तो वो मतलब देखो उसने आपको हायर किया है, दैट मीन्स ही ट्रस्ट यू डेफिनेटली। ऐसा बात नहीं है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप उनको एक जगह पे खड़ा करना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छा फोटो आपने इसी में इमेजिन किया हुआ है, बट उनको पता नहीं है। वो सोचेगा अरे यहाँ पे क्या है, बट व्हेन यू आर फ्रेंडली टू देम यू कैन ईजिली मेक देम कन्विंस कि भाई सर यहाँ पे आइए, मैं वो सोचा है। सो ये भी लाइक 100% ट्रस्टिंग यू कि नहीं यार ये बोल रहा है मतलब यहाँ पे अच्छा आएगा। तो ये ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए आपको उनसे फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो फ्रेंडली होंगे आप तो उनसे, तो आपको कम टाइम में भी आपको अच्छे पिक्चर्स मिल सकते हैं। क्योंकि हम कितना ही क्लाइंट से डिस्कस करें कि सर हमको इतना टाइम चाहिए, हमको इतना टाइम, वो कभी नहीं हो पाता है। तो क्योंकि आप भी समझते हो, आप वेडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो बहुत कट टू कट वाली फीलिंग होती है उस टाइम पे, बहुत भागम होता है। तो एज अ आर्टिस्ट मैं तब ये चीज़ कि हम अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बस आप फ्रेंडली रहिए, आपको डेफिनेटली अच्छा आउटपुट मिलेगा। आपका अप्रोच हमेशा मुंह पे स्माइल होना चाहिए, ये तो पहली बात। तो क्योंकि हमारे सब क्लाइंट का फीडबैक अगर मैं देखूँ ना, तो मेरी टीम के लिए हमेशा यही फीडबैक था मेरे क्लाइंट का हमेशा, कि आपकी टीम बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव थी। हर मोमेंट में देवर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि वो उसने बोला क्लाइंट टाइम नहीं ज़्यादा नहीं निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं था। वो जाके बार बार अप्रोच करना क्लाइंट को, सर 2 मिनट आप अभी फ्री हो, 2 मिनट लेट्स ट्राई एंड हैव वन पिक्चर एटलीस्ट। तो ये जो अप्रोच आपका होता है ना, सी कुछ लोग तो समझते हैं कि यार वो बिजी है तो हम क्या करें, वैसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज उनके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, जिसमें मैंने बहुत बार ये चीज़ मैंने रिपीट की है कि क्लाइंट के दिमाग में बहुत चीज़ होती है। तो हमारा सिर्फ क्या, हम फोटोग्राफी के लिए ही आए, हम इवेंट नहीं कर रहे ना, हम फोटोग्राफी के लिए ही आए। तो हमको उनका एक दो तो एटलीस्ट बेस्ट पिक्चर निकाल के जाना है, आज हमारा वो अप्रोच रहेगा। तो क्लाइंट आपका जो भी आपका एफर्ट्स उसको अप्रिशिएट करेगा ही करेगा, तो आउटपुट भी उसमें वो देख पाएगा। ये अभिषेक जी आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो मैं बहुत दिल से मानता हूँ, हार्डकोर बिलीवर हूँ, कि जब किसी का स्माइल प्लीज, तो स्माइल प्लीज बोलने का जो तरीका है, अब उसमें अगर आप नहीं हंसोगे तो ऐसा लगता है कि किसी ने लिख दिया कि भाई यहाँ थूकना होना है और वहीं सब थूक रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक दैट। अगर आप हंस के बोलोगे तो इट लुक्स कि यू आर अप्रोचिंग दैम विथ अ गुड एफर्ट। और ये मैंने आपके वजह से हमेशा देखा है, जब आप कपल पिक्चर शूट करते हैं, जब भी आप फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने आपके साथ 2-3 बार काम किया है, तो वहाँ मैंने आपको ये बार बहुत ऑब्जर्व किया कि आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और ये कुछ चीज़ें जो आज की जो नए एस्पायरिंग फोटोग्राफर हैं उनको सीखने की बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने ऐसे भी कुछ मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं जहाँ फोटोग्राफर ने कभी स्माइल प्लीज कर रहे हैं, बट वो खुद ही नहीं हंस रहे, तो इट लुक्स रियली वियर्ड कि भाई यू आर थ्रेटनिंग देम बाय सेइंग स्माइल प्लीज। यू शुड बी लाइक दैट कि आप हंस रहे हो। एंड इट्स एन वी आर इंडियंस, और हम इंडियन, हमारे इंडियन में ना एक पर्सनली हम किसी को हंसता देखते हैं, हम ऑटोमेटिक स्माइल आती है। सर आपको देखिए मुझे भी हंसना आ रहा है ऐसे, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा बहुत वेल नोन सेट है, और बहुत लोग से मुंह से मैंने सुना भी है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि आपके मॉम है, आपके वाइफ है, तो आपके 2 बच्चे भी हैं, तो ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ।
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए वो लेडी लक ने आपके लाइफ में क्या काम किया है कि आज आप जो भी हो मुकाम में, आज एक बहुत बड़े मुकाम में, आज आपका इंस्टा फीड देखिए, आपका फेसबुक फीड देखो, आज मैं वो इंसान हूँ जिसने आपके फेसबुक के फोटोज को सेव करके रखा है अपने फ़ोन में आज भी। आपका एक बड़ा महल वाला फोटो है, रिफ्लेक्शन पानी के अंदर, आज भी वो मेरे ड्रीम पिक्चर है आज भी मेरा। तो वो जो अचीव किया आपने, तो उसमें आपके लिए लेडी लक ने क्या काम किए हैं? ये तो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, और आई एम वेरी लकी इनफ कि मेरे लिए लेडी लक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लाइफ में। मैं शुरू ही मेरी मॉम से कहना चाहूँगा, बिकॉज शी इज़ द वन जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, या चाहे मैं बोलूँ कि मेरा नेचर है, जो भी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। क्योंकि बचपन से मैंने, आई एम द ओनली सन, तो मेरी कोई भाई बहन नहीं है। मेरे मॉम के लिए मैं ही एक था जिसको तराशना था, बोले चाहे आप, चाहे उसको सिखाना था, आगे बढ़ाना था, हर चीज़ मेरे मॉम के लिए मैं अकेला था। बट उसने अपने लाइफ का पूरा योगदान मेरे पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा सॉफ्ट स्पोकन नेचर है जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। बिकॉज वो कभी भी उसके बात करने से मैंने ये कभी देखा ही नहीं हो किसी को हर्ट करेगी बोलते हुए। वो हमेशा एकदम एक सॉफ्ट स्पोकन लेडी रहेगी। तो वो एक, उसको देखते देखते मैं इंस्पायर हुआ। ये जो भी मेरा जो नेचर है आज, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। बिकॉज उसने कभी भी लाइफ में, मैंने कभी उसको देखा नहीं है किसी के ऊपर हार्श होते हुए। हाँ, मैं मुझ पर चिल्लाए हुए शायद बचपन में, जस्ट यही ऐसा मस्ती करते हुए, बट हर बच्चे ने सुनी हुई गाने। बट एक 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 अच्छा डिसिप्लिन बच्चा बनाने के पीछे मेरी मॉम का हाथ है, जबकि मैं उसके फेस पे ज़्यादा हूँ, पीछे इतना भी वेल डिसिप्लिन नहीं हूँ। बट मैं डेफिनेटली इसके, ये चीज़ का मेरा आज जो एक अप्रोच है ऑन फील्ड क्लाइंट से सॉफ्ट स्पोकन वाला, वो उसका पूरा श्रेय मेरे मॉम को जाता है। एंड सेकेंड लेडी लक जैसे तुम बोले, तो ऑफ कोर्स माय वाइफ, जिस दिन से वो मेरे लाइफ में आई, मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। आगे बढ़ने के रेस में मैं थोड़ा फास्ट दौड़ने लगा, बिकॉज उसका एक सपोर्ट मेरे साथ में ऐड हो गया। बिकॉज बीइंग वाइफ, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे स्टार्टिंग में। बिकॉज यू नो माई हिस्ट्री, मैं एक बहुत ही लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीता था, एंड वेडिंग फोटोग्राफी में एंटर हुआ, एंड धीरे धीरे मुझे अच्छा सक्सेस मिलते गया। तो हमने मिल के साथ में कुछ ड्रीम्स देखे, और उसको अचीव करने के लिए उसने मुझे इक्वली सपोर्ट किया। और आज भी हम मिल के काम करते हैं। जब हम मल्टीपल इवेंट्स अगर एक दिन में कवर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम एंड माई वाइफ, जो कि हम इक्वली सब काम डिवाइड करते हैं। तो शी इज़ अ पिलर बिहाइंड माई वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री। जो मेरा कंपनी है उसमें एक अच्छा एक रोल पार्ट करती है वो, और उसके सपोर्ट से मैं आज इतना ग्रो कर पाया हूँ। अभी आपने अपनी कंपनी का नाम बिक्लिक्स रखा, उसके पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या था? जैसे मेरी कंपनी का नाम AVM क्लिक स्टेशन है, बब ऑफ माई नेम अर्चित विपुल मोमाया। और बचपन से मेरा चाइल्डहुड हॉस्टल में गया है। तो हॉस्टल में ना हमारी सिस्टम होती थी लॉकर पर अपना नाम लिखने की। तो तब से मैंने हमेशा AVM ही लिखा है। तो अपने लाइफ में AVM को मैंने अपने लाइफ में ज्वाइन कर दिया। ऐसे आपके साइकोलॉजी क्या थी बिक्लिक्स खोलने के पीछे? तो जी, बिक्लिक्स खोलने के पीछे सबसे बड़ा मोटो ये था कि जैसे मैंने अपना एक ब्रांड शुरू करना था। अब ब्रांड शुरू करना, तो मैंने एक ही चीज़ लाइफ में सोचा था, मुझे अभिषेक गौर फोटोग्राफी कभी करना नहीं था। बिकॉज आई बिलीव इन टीम वर्क, और मैं ही हर चीज़ नहीं हूँ, मेरा पूरा टीम है। जब हम एक टीम मिल के काम करते हैं, तब एक अच्छा असाइनमेंट हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे मैं खुद एडिट करूँगा, मैं खुद शूट करूँगा, मैं खुद ही वीडियो भी एडिटिंग करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट्स अ टीम वर्क। तो जब मैं बात करूँगा कंपनी की, तो ऑफकोर्स है कि मेरे नाम की कंपनी कभी नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरा डे वन थॉट था। तो इसकी वजह से मैंने ब्लिक क्लिक्स ये फर्म का नाम डिसाइड किया। इट इज़ लाइक, मैं अगर आपको बोलूँ तो ब्लिक का मतलब है एक जर्मन वर्ड है बेसिकली, उसका मीनिंग है ग्लिम्सेस। एंड वी कवर डेफिनेटली आपके लाइफ के मेमोरी का ग्लिम्सेस हम कवर करते हैं। तो वो था, एंड क्लिक्स ऑफकोर्स वी आर क्लिकिंग योर ग्लिम्सेस ऑफ योर वेडिंग। सो ये नाम का मीनिंग था हमारा। और जैसे मैंने बताया कि डे वन से थॉट वॉज वेरी क्लियर कि आई डोंट वांट टू प्रमोट माई सेल्फ, इट्स अ टीम वर्क। एंड टीम की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ऑफकोर्स मेरा इसमें रोल है 10%, बट 90% रोल मेरी टीम का है। तो उसके लिए मुझे प्रमोशन कभी ये नहीं करना था कि अभिषेक गौर है तो ही सब है, नहीं। हाँ, ऑफकोर्स हमने हार्डवर्क किया है इनिशियली स्टार्टिंग से, जब आज हम यहाँ पर आए हैं। बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम सपोर्ट।
मुझे आपकी बारे में जान के और समझ के इतना एक रूल बहुत अच्छा याद आ रहा है 80-20 का, कि 80% रिजल्ट्स आर ऑलवेज गिवन बाय द 20% ऑफ वर्क। तो आपकी लाइफ से ये चीज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक बहुत बड़ी टीम होती है हर कंपनी के पीछे, तो वो आपके साथ वो रूल बहुत अच्छे से मर्ज हो रहा है। अब ये तो चलिए हो गए फोटोग्राफी के रिलेटेड बातें। अभिषेक जी, आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। बट जैसे हम सब जानते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी इज अ सीजनल बिजनेस जस्ट लाइक फार्मिंग, जहाँ आप मेहनत करिए 6 महीना, 6 महीना आराम करिए। तो ऐसे सीजनल बिजनेस में जब आप हैं, तो उस सीजनल बिजनेस में रह के सर्वाइवल इज रियली हार्ड। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सर्वाइवल स्टेज के अंदर? अब तो चलिए आप एक अच्छे स्टेज पे हैं, पर सर्वाइवल स्टेज जब फोटोग्राफर्स का होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो ऑफ सीजन को? सी डेफिनेटली वेडिंग फोटोग्राफी करना एक सीजनल बिजनेस है, आपको ये सभी जानते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग आवर सेल्फ, अगर मैं बोलूँ तो पहली बात, तो जब आप कोई भी काम करते हो तो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग आप कोट कीजिए क्लाइंट को। आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रॉपर प्लान करना होता है, ताकि आपको ऑफ सीजन सर्वाइवल इश्यूज ना आए आपको। दूसरी रही बात कि इट इज़ नॉट 50-50, मतलब जैसे 6 महीने हमने बोला 6 महीने ऑफ सीजन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज के तारीख में मार्केट में और जॉनर्स भी अवेलेबल है। तो जैसे प्री वेडिंग्स हो गया, बेबी शूट्स हो गया, मैटरनिटी शूट हो गया, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए या प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ट्राई करो कि अपने आप को आप एक अलग अलग जॉनर्स में भी आप कर सको। क्योंकि सी बीइंग इनटू वेडिंग, आप बहुत से लोगों को मिलते हो, बहुत से क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। तो उसमें कुछ क्लाइंट्स के ऐसे होती है ना कि उनका कंपनी है, उनको प्रोडक्ट फोटोग्राफी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उनको सर्व कर सकते हो। क्योंकि बीइंग इनटू फोटोग्राफी डेफिनेटली आपको नॉलेज है उस चीज़ का। सिर्फ आपको होता है कि आप समझो एक ऑफ सीजन में आपने उसको वो नॉलेज को गेन करने का थोड़ा एफर्ट्स दिया, आपने उसको सीख के कुछ सीख लिया उसको अच्छी तरह से, और आप उसको इम्प्लांट कर, देन स्टार्ट मार्केटिंग दैट थिंग्स ऑल्सो। इट्स नॉट अबाउट ओनली शूटिंग वेडिंग्स। सो कैसा होता है, बीइंग इनटू फोटोग्राफी आपको कैमरा ऑपरेट करने आता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो कैमरा ऑपरेट करने आपको आ रहा है, आपको लाइट्स पे कंट्रोल है, आप बाकी जगह भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे हमने सब जॉनर्स में किया हुआ है, ट्रैक काम किया हुआ है, हम कर भी सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे लिए ऑफ सीजन आई कैन से अराउंड 2 या 3 महीने होती है ज़्यादातर। बिकॉज रेनी सीजन में हम आउटडोर नहीं कर पाते हैं। तो आउटडोर नहीं करना ऐसा नहीं है, कर भी सकते हैं अगर कुछ कंसेप्ट प्लान किया तो पहली बात ऐसा है कि ट्राई टू बी कनेक्टेड टू एवरीवन, ताकि कुछ काम निकलता रहे। और पहले के ज़माने में था, जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे ऐसा था कि इट वॉज प्योरली 4 मंथ ऑफ सीजन। बारिश के समय हम हमारा कैमरा ड्राई कैमरे में रखते थे और आराम करते थे। दैट टाइम वॉज आवर फैमिली टाइम। बट अभी ऐसा नहीं रहा है। इट्स नॉट दैट ऑफ सीजन, बट हाँ डेफिनेटली जो हम पीक सीजन में जितना हम काम करते हैं उतना हेक्टिक नहीं होता है। बट जिसके लिए जो मेन है कि हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक्सपेंडिचर्स जो है उसको, और हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमको कैसा सेविंग्स करना है। बिकॉज मैं भी खुद मेरा इतना प्लान्ड पर्सन नहीं था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जैसे मैंने लेडी लक की बात की, मेरी वाइफ उसमें अच्छी है तो वो स्किल्स वो संभाल लेती है। बट ऑनेस्टली बोले तो हमको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम अगर वेडिंग इंडस्ट्री में हैं या चाहे थी, ऐसा नहीं है, हर बिजनेस में सीजन ऑफ सीजन होता है। बट हमारी इंडस्ट्री में शायद थोड़ा बड़ा होगा या किसी इंडस्ट्री में थोड़ा छोटा होगा। बट ऑफ सीजन में हमको कुछ नया जॉनर्स ट्राई करना चाहिए, जिससे शायद आपको नेक्स्ट सीजन में उसी में कुछ अच्छा काम मिल जाए। तो ये भी है, क्योंकि काम करके पैसे कमाना और अपना सर्वाइवल करना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, जब आप कमा रहे हो उसको सेव इस तरह से करो कि आपको ऑफ सीजन में आपको दिक्कत ना आए। मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, हम कोई पेंशन जॉब नहीं करते हैं, और हमारी कोई पेंशन तो होती नहीं गवर्नमेंट की। तो आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी फोटोग्राफर और इवन एनी फोटोग्राफर, नॉट जस्ट फॉर वेडिंग्स, मैं हर फोटोग्राफर को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट हमारे पास 2 इंश्योरेंस होने चाहिए, एक टर्म और एक मेडिक्लेम। बिकॉज हम नहीं जानते कब बीमारी आ जाए, हम नहीं जानते कब डेथ आ जाए। गॉड गिव्स यू ग्रेस कि आपके लिए बहुत बड़ी हो, बट ये 2 इंश्योरेंस बहुत नीडेड होते हैं। दूसरा, हमें इन्वेस्टिंग के अंदर हम फोटो एज अ फोटोग्राफर हमको ये जानना चाहिए कि पैसे को कैसे कमाएं। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ मिडिल क्लास पर्सन इज दैट ओनली कि रिच पर्सन का पैसे को कमाता है। अब रिच रेड पुअर पढ़ लीजिए बुक, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लीजिए, तो यू विल गेट द सेम थिंग कि आपको के पैसे को कमाना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन में मैं जैसे सर्वाइव करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ कि भाई मैंने मेरा एक तो फंड जो
आई ट्रेडेड इन सम पार्ट्स, जो एक पार्ट में उसको शेयर मार्केट हो गया, या इससे जो भी ट्रस्टेड एरिया है जो मुझे मालूम है कि यहाँ से मैं रिटर्न ले सकता हूँ, कि मैंने बस ऑब्वियस मैंने MBA किया है तो आई हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज विथ मी, आई एम कैरिंग दैट नॉलेज, तो मैं उसको यूज़ करके वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये हम फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था आज की दुनिया में, कि हमें हमारा रिटायरमेंट आज से प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज इवन टुडे द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो गवर्नमेंट भी आपको यही बोलना चाह रही है कि आप खुद का पेंशन प्लान करना शुरू करो। सो इट्स रियली नीडेड, क्योंकि मैंने फोटोग्राफर से बहुत मिला है जिनका कुछ भी नहीं, ना मेडिक्लेम है ना टर्म इंश्योरेंस, एंड दिस बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज योर लाइफ। और ऐसा कोई बड़ा बर्डन नहीं है। अगर हम देखें ना, तो हम एक वेडिंग शूट ज़्यादा कर लेंगे ऐसा समझ के, अगर हम 2 इंश्योरेंस और निकाल लेते हैं तो शायद से आपके फैमिली पे आने वाले जब हार्ड टाइम्स है तो उसमें आपकी फैमिली बहुत सेव हो जाती है। एक पर मुझे लगता है होना चाहिए। फिर मैं ये क्लैरिटी देना चाहूँगा, जैसे देखिए कैसा है कि जो पुराने फोटोग्राफर्स हैं पहले अपने, उसमें से कुछ लोगों ने डेफिनेटली स्मार्ट वर्क किया जिसके लिए आज वो भी आज अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और आज का यंगस्टर्स को इस चीज़ का नॉलेज भी है, तो इन्वेस्टमेंट वो लोग प्लान कर रहे हैं। मतलब आज की यंग जनरेशन जो भी है वो डेफिनेटली इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज देन द प्रीवियस फोटोग्राफर्स। सो ये शायद जो आपने बताया, ये जो आज एक मिडिल एज में जो काम कर रहा है उनको ज़रूर ये चीज़ समझनी चाहिए। और चाहे जो नया एंटर हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ये चीज़ ऐसी है कि हमको फ्यूचर हमारा स्ट्रॉन्ग करेगी। और एज ए आर्टिस्ट हमारे पास एक बहुत लिमिटेड टाइम स्पेन होता है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारे हमें इंसाइट्स दी। अब सबसे मेन क्वेश्चंस जो हमारे कपल्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको फोटोग्राफर के अंदर क्या देखना चाहिए, बिकॉज उनको तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आज फेसबुक का ज़माना है, आज इंस्टाग्राम का ज़माना है, फोटोग्राफर एक ढूंढो 10 मिलते हैं। तो उस समय में एक कपल को क्या अप्रोच रखना चाहिए फोटोग्राफर बुक करने से पहले, कि जिससे उनकी वेडिंग बहुत शूट हो, तो फिर से रिग्रेट ना हो कि हमने फोटोग्राफर चूज करने में गलती कर दिया है, हमने ऐसा कुछ कर दिया। और इसी में और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐड करना चाहूँगा, इज एज सिंपल टू फोटोग्राफर पॉइंट, फोटोग्राफर्स को क्या ध्यान देना चाहिए एक कपल को कोट करते समय, प्लस एज वेल एज उसको डिलीवरेबल कितना फास्ट करना चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा पिन पॉइंट है कपल्स का। इस पर आपके प्रकाश दीजिए। सो जैसे आपने बोला, ऑफकोर्स ये होता है कि जब एक कपल जब हंटिंग शुरू करता है, जब उसको एक फोटोग्राफर चाहिए होता है खुद की वेडिंग के लिए, तो सबसे पहले तो वो लोग अप्रोच कैसा करते हैं कि अपनी फ्रेंड्स सर्कल में देखते हैं। रिसेंटली किसी फ्रेंड्स का वेडिंग हुआ रहता है तो उनकी प्रोफाइल्स वो चेक करते हैं और उनके हिसाब से वो अप्रोच करना चालू करते हैं। एंड दैट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज क्या होता है कि उनके सर्कल में नोन पर्सन उनको मिलता है। और अब मतलब एज अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव मैं यही बोलूँगा कि आपके फ्रेंड का या आपकी फैमिली में किसी का वेडिंग किसी फोटोग्राफर ने कवर किया होगा, आप पहला अप्रोच जब आप उसको ट्राई करते हो तो आपके लिए एक बेनिफिट क्या होता है कि आपको क्लाइंट का फीडबैक मिलता है, जो कि आपके घर का आदमी है, आपका फ्रेंड भी है, आपका रिलेटिव भी है। तो वो आपको जो भी फीडबैक देगा वो हमेशा उसका एक्सपीरियंस की तरफ से देगा। तो दैट मीन्स क्या होता है कि उनके लिए एक ज़्यादा क्लैरिटी आता है कि अगर किसी ने आपका पॉजिटिव फीडबैक दिया है, दैट मीन्स एक श्योरिटी बढ़ता है कि नहीं ये बंदा ट्रस्टवर्दी है। और ये मुझे जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद बस फिर उनको वही देखना होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा वेडिंग इस तरह से कवर होना चाहिए। तो वो खाली कम्पीट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको देखना होता है। बाकी एज अ ह्यूमन बीइंग वो अच्छा है या उसका अप्रोच अच्छा है, वो आपको फ्रेंड से या आपके रिलेटिव को मिल ही जाते हैं, ताकि वो उनके भी एक शॉर्ट लिस्ट होने लगते हैं। अगर आप पहले लिस्ट बना लोगे, भाई हाँ मेरे XYZ फ्रेंड का एक वेडिंग हुआ, उसके फोटोज अच्छे हैं, देन मेरे कज़न का वेडिंग हुआ, उनके भी फोटोज अच्छे हैं, और डेफिनेटली जो उनके अच्छे होंगे वही उन्होंने पोस्ट किए होंगे। बट उनकी जो चेकलिस्ट होगी उसमें से उनको फीडबैक मिलते जाएगा फ्रेंड्स के थ्रू कि हाँ ये वेडिंग इन्होंने कवर की थी, वो उनका अच्छा हुआ था, उनका अप्रोच भी टीम का अच्छा था। फिर उनके पास एक चीज़ होता है कि भाई फिर वो फोटोग्राफर से अप्रोच करें, उनसे डिस्कस करें कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर क्लाइंट कपल का एक अलग टेस्ट होता है, हर कपल का एक जनरली एक माइंडसेट होता है कि मेरा वेडिंग इस तरह एक ड्रीम, बिकॉज वेडिंग एक लाइफ का ड्रीम होता है कि उसको हर कोई चाहता है कि एक अच्छी तरह से कवर हो। और ये चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो भी हम खर्चा करते हैं पूरे वेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारा का सारा फोटोग्राफी में दिखता है। जो एक टीम कवर करेगी आपका वेडिंग, वो टीम के हाथ में होता है कि आपके वेडिंग को अच्छा दिखाना है या नहीं। और मैं ये चीज़ में पर्सनली गौर करना चाहूँगा कि कोई भी फोटोग्राफर आप जिसको भी आप अपॉइंट करते हो आपके वेडिंग को कवर करने के लिए, वो कभी भी आपका इवेंट ख़राब करने के लिए काम नहीं लेगा। वो बंदे का अप्रोच यही रहेगा कि मुझे ये क्लाइंट ने चूज़ किया है, मुझे मेरा 100% देना है। लेकिन सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट जब भी कोई सर्च करता है तो उसको
वेवलेंथ मैच होना चाहिए कि उसका वर्किंग स्टाइल और हमारा एक्सपेक्टेशन ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चीज़ होना चाहिए। बाकी आपके जब आप आपके सर्कल में ढूंढते हो तो आपको एक ट्रस्टवर्दी बंदा मिलता है क्योंकि आपको उसका ऑलरेडी पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि ये बंदे ने मेरा वेडिंग अच्छा कवर किया है, तो आपके लिए वो एक चेकलिस्ट रेडी है कि भाई हाँ ये बंदा अच्छा है। सिर्फ आपका वेवलेंथ मैच हो रहा है, आपके बजट को मैच कर रहा है, वही है। बाकी रही बात बजट की, मार्केट में हर तरह के लोग हैं और जैसे मैंने बोला कि वो किसी भी फोटोग्राफर को आप अप्रोच करो, चाहे वो सस्ता कोट कर रहा है चाहे वो महंगा कोट कर रहा है, वो बंदा आपका वेडिंग अच्छा कवर करने के लिए यही ट्राई करेगा। सिर्फ उसके क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कम में काम कर रहा है कितना महंगा में काम कर रहा है, उसकी नीड्स है और उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसके सबसे वो चार्ज रहेगा। आपको सस्ते वाले का काम अगर आपको पसंद है आप उसको अप्रोच कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं ये महंगा है पर इसका काम बहुत अच्छा है तो उसको डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट स्ट्रेंथ, आपको कितना खर्चा करना है आपकी वेडिंग के ऊपर। तो ये रही बात, आपने सवाल और एक ऐड किया था जिसमें था कि एक फोटोग्राफर को किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए। तो सी बीइंग ए फोटोग्राफर पहले हमको इंक्वायरी आती है, तब हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि क्लाइंट का लोकेशन क्या है, उनका इवेंट का फ्लो क्या है और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। आप उनको फेक कमिटमेंट मत करो कि हाँ ये हो जाएगा, मतलब हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं बनना चाहिए कि तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को ना वो फोटोग्राफर ने ये कमिट किया वैसा करके देंगे, तो आप उनको सीधे से हाँ मत बोलोगे हाँ ये हो जाएगा, सब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम ट्रांसपेरेंटली कैसे से बात करो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम नहीं कर पाते या हमको वो चीज़ नहीं आती है, तो आप उनको एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और शायद उनके वेन्यू पे भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी तक। तो आपको क्योंकि क्लाइंट एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके हमारे पास आता है, जो वो चीज़ वो हमको पता है कि वो पॉसिबल है कि नहीं है, हमको आता है पर वो जगह पे पॉसिबल है कि नहीं वो भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे तो ऐसा अननेसेसरी अंदर हाँ हम बोलोगे हाँ ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि चलो क्लाइंट ने एक चीज़ आपको बताया कि मुझे ये चाहिए वो चीज़ हो सकता है तो आप करोगे ही, नहीं होता तो उनको ना बोलोगे। लेकिन अगर कुछ और वहाँ पे हो सकता है जैसे उनके वेन्यू पे कुछ और चीज़ पॉसिबल है जो आपने करनी चाहिए है पर आपको मौका मिल रहा है करने का, आप उनको एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ करो इससे वजह ये करो ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको, मुझे भी करना है। तो ये सब है ना, जब आपका ये काम जब आपका कन्वर्ट होता है तो आपको ये सब डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी क्लाइंट को आपको जब भी अप्रोच क्लाइंट आपको कर रहा है तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होती है कि आपके एंड से ये तैयारी होनी चाहिए कि क्लाइंट का आपको समझना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको क्लाइंट को ये होना चाहिए कि सर आपका नीड्स क्या है, आपके कितने गेस्ट होंगे, आपका लोकेशन क्या है, आपका इवेंट फ्लो क्या रहेगा। उसके बाद आप उनको कोड करो ताकि आपको भी क्लैरिटी दे कि भाई हाँ नहीं वो 2 दिन का वेडिंग है और हमने 2 दिन का इतना होगा हमने बोल के छोड़ गया, हम वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं बोलो कि आपका लोकेशन की वजह से पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। सिर्फ इतना है कि आपको पता चलता है कि आपको कितना एफर्ट डालना है वो वेडिंग के लिए, नहीं कट होगा। हाँ आपका क्या क्या एफर्ट्स है, कितने इवेंट्स है, तो आपको टीम को भी प्लान करना होता है कि कितना टीम लगेगा, किसी टीम को स्प्लिट करना है, वो आपका होमवर्क ज़रूरी है। आप अभी काम ले लो, चलो 2 फोटोग्राफर मेरा काम हो जाएगा और फिर काम ले लिया, फिर मालूम पड़ा वहाँ पे तो बहुत सारा क्राउड है, आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, आपका टीम पहुँच नहीं पा रहा है, क्लाइंट आपको बोलेगा ये चाहिए वो आपने ये नहीं किया, ये कवर नहीं किया। तो उस चीज़ों के लिए आपको भी एकदम ट्रांसपेरेंटली उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं सर आपका मुझे पहले ये डिटेल लगेगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपके इवेंट पे क्या रिक्वायर्ड है। बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस पर्सन टू कवर दैट वेडिंग, दे आर द पर्सन हु आर गोइंग टू स्पेंड एंड दे वांट देयर मेमोरीज टू बी कैप्चर्ड इन अ प्रॉपर वे। तो वो मेमोरी कैप्चर करने के लिए आपको पता है कि उसके लिए आपको कितनी टीम चाहिए, और जब तक आपको पता नहीं है कि वो फ्लो कैसा होगा इवेंट का, आप कैसे उनको सजेस्ट करोगे। तो ये दोनों तरह से ऐसा होता है, क्लाइंट का पर्सपेक्टिव क्लियर है कि मेरा ये 2 दिन का वेडिंग है, मुझे इसको कवर करना है, एक अच्छी टीम से कवर करना है और मेरा एक एक्स बजट होता है। तो वो क्लाइंट का विजन क्लियर होता है, उसको सिर्फ अच्छा बंदा चाहिए जो उसको उसके नियर बाय सर्कल से मिल सकता है या इंस्टाग्राम ओपन मार्केट सबके लिए। और फोटोग्राफर को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्लाइंट को बेस्ट डिलीवर करना है हमारे स्किल्स के हिसाब से। हमारे स्किल्स के ऊपर हम ट्राई करते हैं हर इवेंट को कवर करने का, लेकिन एटलीस्ट हमारे को जितना आता है उतना तो करने वाला ही है। तो उसको वो डिलीवर करने के लिए वो कितना टीम का जरूरत पड़ेगा और क्या इवेंट होगा ये उनको तैयारी पहले करना चाहिए। और साथ साथ में ये चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे हमारा कितना खर्चा होता है और हमारे पास सेविंग कितना होता है, बिकॉज यही हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। अभिषेक जी, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे फोटोग्राफर के मन में होगा भी, पेपर कॉन्ट्रैक्ट करना या मेल कॉन्ट्रैक्ट करना, जो शायद से मुझे लगता है ज़रूरी है, आपके हिसाब से इसके ऊपर क्या आपके क्या पॉइंट है? पेपर कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बहुत सी कंपनियां आज के तारीख में कर रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है।
क्योंकि कहते मेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली पेपर वर्क ही होना चाहिए, मेल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी रहता है कि आपने उनको क्या कमिट किया है, उनके पास एक क्लैरिटी रहता है कि आपने उनको क्या कमिट किया और आपने वो डिलीवर करोगे कि नहीं करोगे। तो ये दोनों दोनों के लिए अच्छा है, इट्स नॉट अबाउट ओनली हमारे सेफ्टी के लिए नहीं है, ये दोनों की सेफ्टी के लिए, क्लाइंट्स के लिए भी उतना ही अच्छा है कि एक फोटोग्राफर ने उनको ये चीज़ें कमिट की हैं और उनके पास एक रेफर होता है कि ये कमिट किया तो ये उनको मिलने वाला है। और एक फोटोग्राफर के लिए भी एक है कि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सर हमको आप टाइम दीजिए तो हम आपको ये आउटपुट दे पाएंगे, तो हम उसका पेपर वर्क जो हम करते हैं या हमको मेल में जो हमारा अबाउट हमारा जो Q&A है हम जो उसमें सब मेंशन करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि सर हमको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, मैम हमको ये टाइम देना चाहिए आपको कि हमको आउटपुट हम जो हम दिखा रहे हैं वो कवर करने के लिए विद इन सर्टेन टाइम। तो वो सारी पॉइंट्स हमारे एंड से भी क्लियर हो जाते हैं कि बाद में वो ब्लेम गेम ना हो आपस में कि आपने ये बोला वो आपने ये दिया नहीं, हमने ये हम बोलेंगे कि हमको आपने टाइम नहीं दिया हम क्या करें। तो ये सब बाद में नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले से एक ट्रांसपेरेंसी होता है क्लाइंट के अंदर। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत पुराने क्लाइंट है, हमारे रिलेशन उनसे अच्छा है, तो ये सब चीज़ कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन ये होने पे सबके लिए बेनिफिट है, चाहे वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो एक फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से हो। तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जब ये क्लाइंट की भी बात हम अप्रोच करते हैं तो ये उनको भी एक ऐसा ऑफेंड नहीं फील होना चाहिए कि ये मेरे से बहुत पेपर वर्क कर रहा है, ना ये फोटोग्राफर को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो रहा है। दोनों के लिए अच्छा है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिषेक जी, जैसे हम जानते हैं और मैं जानता हूँ पर्सनली, कभी फिटनेस फ्रीक रहे हैं, आपने आपकी एक अच्छी जर्नी तय की फ्रॉम अ नॉन फिट गाय टू वेरी फिट गाय। और पर्सनली मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं भी बहुत अनफिट हूँ, मुझे फिट होना है। और प्लस जो वेडिंग प्रोफेशनल्स हैं वो सबके एक ही बात होती है कि शादी में स्वीट ज़्यादा खाते हैं, स्वीट देखिए वन कंट्रोल नहीं होता, स्वीट देख के मुझे ललचा जाता है। फिर भी आप कंट्रोल करके आप फिटनेस में रहते हैं, तो आपकी इसमें सीक्रेट्स क्या है आपके? सीक्रेट तो नहीं कुछ, बस मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि डॉक्टर ने सिखाया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सो उसके पहले तो मैं भी इतना फिटनेस फ्रीक वही रहा ही नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया मेरा फिटनेस जर्नी तो तभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट है, बस लॉकडाउन है घर पे बैठे कुछ करते हैं ट्राई करते हैं, और किया तो जब रिजल्ट आया तो आई वॉज मोर देन हैप्पी। और तब रियलाइज़ हुआ जब ये फिटनेस जर्नी मेरा जब स्टार्ट हुआ तब समझ में आया कि नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बेनिफिट मिलता है अपने को आगे फ्यूचर में एक्टिव वे से काम करने के लिए। तो मैं डेफिनेटली नॉट, इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स, इट इज़ फॉर whomsoever इज वर्किंग इन वेडिंग इंडस्ट्री, चाहे वो इवेंट प्लानर हो, चाहे वो केटरर हो, चाहे वो डेकोरेटर हो। हर किसी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फिटनेस में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में काम करते हैं जिसमें हमारा स्लीप पैटर्न तो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमारा फूड जो फूड टाइमिंग्स हो गया या फूड ईटिंग इनटेक जो हो गया वो कभी भी बैलेंस नहीं होता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है हमारे इंडस्ट्री का। लेकिन अगर उसको हम हमारा नॉलेज गेन करें हेल्थ के पीछे, तो हम सीज़न में डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, हम उसमें इतना नहीं कर पाते हैं, बट जितना हो सके उतना उसको अप्रोच करो, लेकिन उसके लिए आपको पहले हेल्थ का नॉलेज होना चाहिए, तो वो नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। तो जैसे मैं अपने पर्सनल लाइफ में करता हूँ कि जब भी मेरे पास ऑफ सीज़न का टाइम होता है मैं अपना डाइट प्लान कर लेता हूँ। अभी जब मुझे पहले पता नहीं था, अब लकीली ड्यू टू हेल्प ऑफ माई कोच मुझे अभी उसका नॉलेज है। तो मैं जैसे ऑफ सीजन शुरू होता है मैं अपनी फिटनेस जर्नी को एकदम बूस्ट पे ले लेता हूँ। मेरा फूड इनटेक मेरा जो है वो रेगुलर टाइम टू टाइम हो जाता है, मैं वर्कआउट रेगुलरली टाइम पे करता हूँ। सी कैसा होता है, वर्कआउट इज़ नॉट लाइक कि आपको 12 घंटे में से 2 घंटे वर्कआउट करना, ऐसा नहीं है, बट एक 45 मिनट्स का वर्कआउट डेली ज़रूरी है। उससे आपको एक माइंड पे एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आता है, और जब आप थोड़ा सा फिट दिखते हो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो ये सब चीज़ मैटर करता है, और मतलब इसी को ऐसे एडप्ट करते जाएंगे अगर तो ये जो डिसिप्लिन हम ऑफ सीजन में गेन करते हैं ना, उसको सीजन में उसको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाता है, बट आप अगर एक बार वो नॉलेज गेन करें ना, आप उसको पूरी तरह से ऑफ नहीं कर सकते हो, तो वो माइंड में छप जाता है अपने। तो उसके लिए बीइंग इनटू वेडिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली हर किसी को इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी लाइफ जिएंगे तो हम लंबा चलेंगे, और लंबा चलेंगे तो हमारा जो जर्नी है वो हेल्थ और वेल्थ दोनों में बैलेंस होता रहेगा, और आगे बढ़ने में वो सबको अच्छा आसानी रहेगी। डेफिनेटली अभिषेक जी, जानकर अच्छा लगा, और डेफिनेटली मुझे बहुत ज़रूरत है ये चीज़ करने की, मैं जानता हूँ।
बिकॉज मैं बहुत सालों से आपको कह रहा हूँ मैं करूँगा, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट अब डेफिनेटली करेंगे क्योंकि अभी तो ऑन लाइव बोल रहे हैं। तो अब सेकंड पॉइंट ये आता है, आपने इतनी अच्छी में नॉलेज दी, टॉक दी, इसके लिए आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनल एक मैसेज, जो भी हमारे यंग कपल्स देख रहे हैं, जो हमारे पैशनेट फोटोग्राफर्स देख रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स देख रहे हैं, इस सबके लिए आपका एक छोटा सा वन लाइनर मैसेज जो उनको इतना काम आए और उनके लाइफ में ऐसी, जैसे कुछ कोट्स जो लाइफ चेंज करते हैं, ऐसे आपकी लाइफ कोट्स क्या है? सो वन लाइनर मैसेज देने के लिए मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ वैसे, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कपल है आपकी वेडिंग, एक मेमोरेबल वेडिंग आप चाहते हो, तो आप फोटोग्राफर्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड द सेम टाइम फोटोग्राफर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका क्लाइंट है जो आपको आगे और 10 काम दिला सकता है, उनको आप एक अच्छे वे से ट्रीट कीजिए और अच्छा काम उनको करके दीजिए, ताकि सभी के लिए एक मेमोरेबल इवेंट हो वो, चाहे वो आपके लिए भी एक अच्छा मेमोरी हो और क्लाइंट के लिए भी वो अच्छा मेमोरी हो। इसी तरह से काम करते रहेंगे तो आपको कभी भी काम की कमी नहीं होगी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। बस एक फाइनल नोट, जो आपसे पूरी बात सुन के मुझे एक जो आज आपके अंदर से एक वाइब आई, वो मुझे भगवद गीता का एक बहुत फेमस श्लोक याद आ गया आपके साथ बात करके, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये श्लोक आपके लाइफ से बहुत रिलेट होता है क्योंकि आपने पहले से, जैसे आपने बोला, अपने कर्म में बहुत दान दिया। और मुझे अभी भी आपका एक बहुत अच्छा कोट जो आपने एक सेमिनार में कहीं कहा था कि आपका धर्म आपका काम है। आप फोटोग्राफी को ही अपना रिलीजन मानते हैं, फोटोग्राफी को ही अपनी स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है हम जैसे यंगस्टर्स के लिए, हम जैसे पैशनेट फोटोग्राफर्स के लिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसा हर कोई माने। इसी के अच्छे नोट पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग यू, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।